हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज के वीडियो में हम कॉमन पोर्शन डिस्कस करेंगे, दैट पोर्शन विच इज देयर इन सीए फाइनल एएफएम एज वेल एज इन सीएफए लेवल 2, एंड द टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस यूजिंग ब्लैक-शोल्स मॉडल। ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों जगह ही है। ऑब्वियसली इनिशियली कैलकुलेशन पार्ट, अजम्पशन पार्ट जो दोनों में कॉमन है वो चीज डिस्कस करूंगा, एंड टुवर्ड्स द एंड एक नॉर्मल टेबल को देखते हुए इंटरपोलेशन टेक्निक लगा के एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाला हुआ है विच इज देयर इन सीए फाइनल एएफएम एंड विच इज नॉट देयर इन सीएफए लेवल 2। सो वो पार्ट में मैं जैसे ही बता दूंगा, एंड सीएफए लेवल 2 वहां पे वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर देम, देख भी सकते हैं, आपका चॉइस है। ठीक है, तो शुरू में तो कॉमन पार्ट सर ब्लैक शोल्स मॉडल को कैसे यूज करके वैल्यू निकाले कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का। तो पहले तो थोड़ा एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि एक्चुअल में अपन क्या करते हैं एंड उसको कैसे फॉर्मूला के अंदर एम्बेड कर देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस द थीमेटिक पार्ट कि कोई भी चीज का वैल्यू अपने को करना है, फॉरगेट अबाउट ऑप्शंस। कोई भी चीज का वैल्यू करना है तो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। जो भी फ्यूचर में कैश फ्लोज होते हैं उसी का प्रेजेंट वैल्यू तो आज का प्राइस होता है यार, राइट। तो ऑप्शन के केस में भी प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है ऑफ द एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ठीक है, ऑब्वियसली मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि एक अजम्पशन है कि आपको पे ऑफ का मतलब समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल अगर कॉल ऑप्शंस का बात कर रहे हैं, सो पे ऑफ इज एस माइनस एक्स, वेर एस इज द स्टॉक प्राइस इन मेच्योरिटी आफ्टर मेच्योरिटी से मेच्योरिटी इज 3 मंथ्स। तो 3 महीने के बाद क्या शेयर प्राइस है उसको कंपेयर किया जाता है स्ट्राइक प्राइस के साथ। और अगर शेयर प्राइस स्ट्राइक प्राइस को एक्सीड करता है तो पे ऑफ इज एस माइनस एक्स। और अगर शेयर प्राइस स्ट्राइक प्राइस को एक्सीड नहीं करता है तो पे ऑफ इज जीरो, ऑप्शन लैप्सेस। ठीक है, तो जो भी फ्यूचर में पे ऑफ होने वाले हैं उन सब का प्रेजेंट वैल्यू अपने को निकालना है, राइट। एंड वही आपका ऑप्शन का प्राइस है। अब ये चीज को फॉर्मूला में कैसे एम्बेड कर दिया है उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हम एक्चुअली में क्या करते हैं। सपोज वी आर स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। वी आर स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये अभी शेयर प्राइस चल रहा है। एंड सपोज ऑप्शन का मेच्योरिटी इज 3 मंथ्स, दिस इज टी इक्वल टू 3। अब बात क्या हो रहा है कि ये जो शेयर प्राइस है से शेयर प्राइस इज इक्वल टू 500 और स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू से 520। तो बात ये हो रहा है कि सर थर्ड मंथ के एंड में स्टॉक प्राइस क्या क्या हो सकता है, गॉड नोस। स्टॉक प्राइस ऐसा भी हो सकता है, ये वन पॉसिबल स्टॉक प्राइस है। ये सेकंड पॉसिबल शेयर प्राइस है। ये थर्ड पॉसिबल शेयर प्राइस है। ऐसे बहुत सारे पाथ्स जनरेट किया जा सकता है। अगर मैं सीएफए का बात करूं तो यू मस्ट बी रिकॉलिंग योर मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन चैप्टर दैट इज देयर इन सीएफए लेवल 1, राइट। एंड वैसे नॉर्मल डिस्कशन का बात करें तो एवरीवन विल एक्नॉलेज कि सर हम लोग आज खड़े हैं कि 3 महीने के बाद क्या क्या शेयर प्राइस हो सकता है, वन कांट से इट विद सर्टेनिटी। सो ये हो सकता है, 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 फलाना फलाना फलाना। तो अगर शेयर प्राइस ये हो गया फर्स्ट वाला डॉट S1, तो वो केस में सर क्या पे ऑफ होगा। शेयर प्राइस अगर दूसरा वाला हो गया S2, तो वो केस में सर क्या पे ऑफ होगा। लेकिन सर शेयर प्राइस अगर तीसरा वाला हो गया वो केस में सर क्या पे ऑफ होगा। तो कहना इससे पे ऑफ भी एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। सर जितने जितने शेयर प्राइस उतने उतने पे ऑफ। कुछ कुछ केस में सर लैप्स हो जाएगा, कुछ कुछ केस में पे ऑफ होगा, कुछ कुछ केस में लैप्स हो जाएगा, कुछ कुछ केस में पॉजिटिव पे ऑफ, कुछ कुछ केस में जीरो, कुछ कुछ केस में पॉजिटिव पे ऑफ, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पे ऑफ 1,
ये है आपका पे ऑफ 2। ऐसा करते 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 जितने आपने पाथ्स जनरेट किए, से फॉर एग्जांपल यू हैव जनरेटेड n पाथ्स, तो कैन आई से पे ऑफ n? तो सर पे ऑफ 1 भी हो सकता है, पे ऑफ 2 भी हो सकता है, पे ऑफ 3 भी हो सकता है, पे ऑफ 4 भी हो सकता है, ऐसे करते करते पे ऑफ n हो सकता है। सर कौन सा वाला होगा मेरे को क्या पता, मैं तो जीरो पे खड़ा हूँ। डिपेंड करता है 3 महीने के बाद क्या शेयर प्राइस होगा, उसके बेसिस पे या तो पे ऑफ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या n हो सकता है, राइट। फिर अपन क्या करते हैं ना, हम लोग तो जीरो पे खड़े हैं, हम लोग को तो वैल्यू जीरो पे चाहिए। हम लोग आज बैठ के एक्स पे ऑफ को एस्टिमेट किया है हमने, पे ऑफ 1, पे ऑफ 2, पे ऑफ 3 करते करते पे ऑफ n। हर एक पे ऑफ के साथ हम लोग एक प्रोबेबिलिटी को अटैच कर देते हैं। तो पे ऑफ 1 होने का चांस आपको क्या लगता है, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोबेबिलिटी के साथ। पे ऑफ 2 होने का चांस को मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोबेबिलिटी के साथ। ऐसा करते 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 पे ऑफ n होने का चांस क्या है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोबेबिलिटी के साथ। तो आपको ये सारा चीज पता होगा कि कोई भी चीज को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम लेंगे, वी कॉल इट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसा x का वैल्यू 10, 20, 30। नाउ प्रोबेबिलिटी इज 0.4, 0.2, 0.4। अब मैं बोलूंगा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो यू से 10 इंटू 0.4 प्लस 20 इंटू 0.2 प्लस 30 इंटू 0.4। वैसे ही जो भी पे ऑफ फ्यूचर में है उन सबको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, तो कहने से हम लोग को एक्सपेक्टेड पे ऑफ जनरेट होगा। एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट t इज इक्वल टू 3। बस इस एक्सपेक्टेड पे ऑफ का आज का वैल्यू इसी को पुल कर रहा है प्रेजेंट में, इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। तो वैल्यू बोल लो या और प्राइस ऑफ ऑप्शन is nothing but present value of expected payoff. अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस इन एग्जाम्स कि हम अलग अलग पाथ जनरेट करें, हर एक को प्रोबेबिलिटी असाइन करें एंड एक्सपेक्टेड निकालें एंड देन उसके बाद पुल करें। तो इसी चीज को एक फॉर्मूला में एम्बेड कर दिया, राइट। एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे यूज द फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वो जो फॉर्मूला में एम्बेड किया हुआ ये सारा चीज को जो हो रहा है आपके स्क्रीन पे, दैट इज कैप्चर्ड इन द ब्लैक शोल्स मॉडल, ठीक है। ब्लैक शोल्स मॉडल क्या कहते हैं, से वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, call option today, price of call option today is equal to s into n of d1 माइनस, मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ कि जो आज शेयर प्राइस है वो 3 महीने के बाद, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेच्योरिटी ऑफ ऑप्शन इज 3 मंथ्स, वो 3 महीने के बाद क्या होगा। तो शेयर प्राइस इंटू ई टू द पावर आर टी। सर आपने ई टू द पावर ही क्यों किया, क्योंकि अज्यूम किया गया है द इंटरेस्ट रेट्स आर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। मैं अजम्पशंस इसके बाद ही करा दूंगा, पहले एक बार सिंस ये वाला डिस्कस मैंने कर लिया है आपको, तो इसी को फॉर्मूला में कैसे एम्बेड किया है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का शेयर प्राइस एस, जो कि मेरे एग्जांपल में कितना था 500, 500 3 महीने के बाद कितना होगा एस इंटू ई टू द पावर आर टी। अब ये चीज होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज कैप्चर्ड इन एन डी वन। एन डी वन, आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जेड समझो ना, एन मतलब नॉर्मल, राइट। तो एक एन डी वन कैसे निकालेंगे मैं आता हूं, उसके पहले अपने को डी वन निकालना पड़ेगा। डी वन को आप जेड समझो एंड एन डी वन इज नथिंग बट वो जेड का प्रोबेबिलिटी। तो सोचने का स्टाइल कैसा है कि सर आज जो शेयर प्राइस है वो 3 महीने के बाद या जो भी मेच्योरिटी है, वो मेच्योरिटी के एंड होने के टाइम पे क्या होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना, दैट इज एन डी वन, राइट। एन डी वन को निकालने के लिए सबसे पहले अपने को डी वन चाहिए, डी वन को आप जेड समझो। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाएंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में, एंड देन उस जेड के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, विच इज वेरी वेरी इजी स्टफ। एंड सी ए फाइनल एंड CFA level 2, दोनों के दोनों कैंडिडेट्स आर वेरी मच matured as to how we calculate probability from Z, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दिखा दूंगा।
So price of call option today is S into e to the power RT into N of D1 minus call option is nothing but S minus X minus X. सर क्या चांस है कि ये कॉल ऑप्शन एक्साइज हो जाएगा? अगर सुनना, कॉल ऑप्शन अगर एक्साइज हो जाएगा तो कहने से आपके घर से एक्स जाएगा बाय एनी चांस, जिसका बहुत ही डेरिवेटिव वीक है. कॉल ऑप्शन एट स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू 500. इसका मतलब क्या है? कॉल ऑप्शन एट स्ट्राइक प्राइस is equal to 500. इसका मतलब you have entered into a contract where you are saying that you have a right, where you have a right to buy the share at 500, right? If after maturity share price happens to be 590, तो ऑब्वियसली आप क्या कर लोगे? एक्साइज कर लोगे. आप मार्केट में 590 पे से शेयर क्यों उठाओगे जब आपके पास राइट टू बाय द शेयर है 500 पे? तो जब कभी भी शेयर प्राइस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होता है तो आप क्या करोगे? कॉल को एक्साइज करोगे. इसका मतलब आप शेयर्स को कितने में खरीदना चाहोगे? 500 पे. 500 पे शेयर्स को खरीदोगे और तुरंत बाजार में बेच दोगे 590 पे. 590 माइनस 500 आपका 90 इज द पे ऑफ. तो होप एस माइनस एक्स का जो टोन है ना, दैट शुड बी वेरी वेरी नेचुरल. ठीक है. तो ऑल्दो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था समझाने का, बहुत लोग को पता होगा कि स्ट्राइक प्राइस, शेयर प्राइस एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द पे ऑफ. बट एनीवेज, तो s माइनस एक्स. तो सर मैं ये कह रहा था कि सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा कॉल एक्साइज हो जाए और मेरे घर से x चले जाए? तो इसका प्रोबेबिलिटी इज n ऑफ d2. अब आप ध्यान से देखना इस फॉर्मूला को, s इंटू ई टू द पावर आर टी. तो वो जो s है, रिवाइज्ड s, वो कहाँ पे खड़ा है? कहने से t पे. आज प्रेजेंट में s इज s0 आज जो खड़ा है. लेकिन सर 3 महीने के बाद, अज्यूमिंग मेच्योरिटी ऑफ ऑप्शन इज 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद शेयर प्राइस क्या होगा? s इंटू ई टू द पावर आर टी. ये होने का प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? n इंटू डी वन. ठीक है, एन डी वन जिसको बोलते हैं. तो मैं कह रहा हूँ s इंटू ई टू द पावर आर टी भी t इज इक्वल टू 3 पे खड़ा है. और ये जो x है, x का मतलब क्या होता है? राइट टू बाई द शेयर आफ्टर 3 मंथ्स. मैं यहाँ पे अज्यूम ही कर रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 3, वरना किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा. अज्यूमिंग मेच्योरिटी इज इक्वल टू 3 मंथ्स. तो जो आपने शेयर प्राइस निकाला वो भी 3 महीने के बाद खड़ा है, एंड जो स्ट्राइक प्राइस है वो तो हमेशा से 3 महीने पे खड़ा था. राइट टू बाय द शेयर आफ्टर 3 मंथ्स. राइट. तो जो डिफरेंस है एस इंटू ई टू द पावर आर टी माइनस एक्स का, वो जो डिफरेंस है वो भी तो 3 महीने के उधर खड़ा है. राइट. लेकिन हम लोग को तो प्राइस आज चाहिए. तो जो भी डिफरेंस 3 महीने के बाद खड़ा है हम लोग उसको पुल करेंगे आज. डिवाइड बाई ई टू द पावर आर टी. समझ में आ गया होगा सर. एस 3 महीने के बाद खड़ा है, एक्स 3 महीने के बाद खड़ा है, जो डिफरेंस है वो 3 महीने के बाद खड़ा है. जैसे ये वाले डायग्राम में कि जो भी पे ऑफ पे ऑफ पे ऑफ पे ऑफ पे ऑफ है, ये तो टी इज इक्वल टू 3 पे है. राइट. अब टी इज इक्वल टू जो 3 पे है उसी को तो अपने को पुल करना है पीछे. ठीक है. तो उसको पुल करने के लिए डिवाइड बाई ई टू द पावर आर टी. एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल फाइंड, देखो ई टू द पावर आर टी, ई टू द पावर आर टी कट, तो आपका फॉर्मल फाइनल फॉर्मूला एस इंटू एन ऑफ डी वन माइनस x डिवाइड बाई e पावर आर टी इंटू एन ऑफ d2. या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या तो s इंटू एन ऑफ d1 माइनस एक्स. ई टू द पावर आर टी को मैं न्यूमरेटर में लेके आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस आर टी. ये आपका फॉर्मूला दिया. तो जो भी चीज हम यहाँ पे कर रहे थे, मैनुअली देख रहे थे, वो चीज को देखो फॉर्मूला में एम्बेड किया. यहाँ पे भी तो पे ऑफ पे ऑफ पे ऑफ निकाल के प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे. वो सारा का सारा चीज को इन लोगों ने फॉर्मूला में कैप्चर कर दिया. राइट. तो पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे. इन लोगों ने भी वही से तो किया है. फ्यूचर में क्या होने वाला है, शेयर प्राइस, उसका प्रोबेबिलिटी, स्ट्राइक प्राइस, उसका प्रोबेबिलिटी, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला. उसी को सॉल्व करते हुए एक फाइनल फॉर्मूला के रूप में आपको दे दिया कि भाई डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला को यूज करो एंड देन वैल्यूएशन करो. ठीक. नाउ व्हाट इज डी वन सर? डी वन, मैंने बोला डी वन को जेड सोचना है. डी वन का फॉर्मूला इज एल एन एस बाई एक्स.
stock price today divided by strike price plus R, that is the interest rate, plus sigma square variance by 2 into T का मतलब टाइम, जैसे मेरे एग्जांपल में था 3 months, the whole divide by sigma root T. So this is the formula, ln S by X plus R plus sigma square by 2 into T divided by sigma root T. और D2 का फॉर्मूला इज D1 माइनस सिग्मा रूट टी, जो भी D1 आया दैट माइनस सिग्मा रूट टी, ये वाला पार्ट. ऑब्वियसली वेदर यू आर सीए फाइनल, एएफएम और सीएफए लेवल 2, दोनों को फॉर्मूलास ध्यान होने चाहिए D1 के D2 के. यस. अब कुछ अजम्पशंस है ब्लैक शोल्स के, वो आपको याद रखना है. Assumption number 1, कि Black Scholes assumes that there are no transaction costs, no taxes, no brokerage, no commission. जिसको जब भी शेयर्स खरीदना है वो तुरंत झटके में खरीद सकता है. ठीक है. और डिविजिबल शेयर्स इज ऑल्सो अलाउड, ये भी एक assumption है कि मतलब मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शनल शेयर्स आर ऑल्सो अलाउड. ठीक है, कि मेरे को अगर 0.25 शेयर्स खरीदना है, सर अलाउड है, अलाउड है. ठीक है. तो 1 इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट. दैट इज नो टैक्सेस, नो ब्रोकरेज, डॉट डॉट एक्सेट्रा. तो आपको शेयर्स खरीदना है, कुछ भी चीज खरीदना है, तो कोई चीज का रुकावट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ब्लैक शोल्स assumes that there is no transaction cost. Second assumption is that the interest rates are continuously compounded. मतलब अगर मैं थोड़ा सा और एकदम पॉलिश लैंग्वेज में बात करूँ तो the second assumption is the continuous compounded return on stock follows normal distribution. वैसा the continuously compounded return on stock follows normal distribution. ठीक है. तो इन सिंपल वर्ड्स अगर बोलना है तो इंटरेस्ट रेट्स आर कंटिन्यूसली कंपाउंडेड, मैं ऐसा लिख रहा हूँ. ठीक है. सर कंटिन्यूसली कंपाउंडेड क्यों अज्यूम किया, क्यों नहीं अज्यूम किया, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, तो मैं वो सब में अभी नहीं जा रहा हूँ. आप जस्ट ध्यान रखिए अजम्पशन नंबर 1, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है. अजम्पशन नंबर 2, इंटरेस्ट रेट्स आर कंटिन्यूसली कंपाउंडेड, एंड इसीलिए तो ई टू द पावर आर टी कर रहे थे, ई टू द पावर आर टी कर रहे थे कंटिन्यूस टर्म्स में. थर्ड अजम्पशन इज द इंटरेस्ट रेट्स, in fact the volatility is known as is known and constant. जो भी volatility of the underlying वो पता है और वो constant रहे. ठीक है. volatility is known and constant. वो interest rates are known and constant, मतलब interest rates भी static रहेंगे, वेरी नहीं करेंगे, they will remain constant. Fifth will be Black-Scholes मॉडल आप सिर्फ यूरोपियन ऑप्शंस में ही अप्लाई कर सकते हो. You must be aware of the types of options, one being American options, one being European options. American options का मतलब वो options जो मेच्योरिटी के पहले भी एक्सरसाइज किया जा सकता है. से फॉर एग्जांपल एक ऑप्शंस का मेच्योरिटी 3 महीना है, तो अगर किसी को लगता है कि फर्स्ट मंथ के एंड में मेरे को एक्सरसाइज करना है, अलाउड है क्या, अलाउड है अगर आपके पास अमेरिकन ऑप्शंस है तो. लेकिन कोई यूरोपियन ऑप्शंस को होल्ड कर रहा है, अगर उसको लगा कि मेरे को 1 महीने के बाद एक्सरसाइज करना है, तो भाई नॉट अलाउड, 3 महीना तक आपको जाना पड़ेगा, एंड 3 महीने के बाद ही एक्सरसाइज पॉसिबल. तो कह रहा है ब्लैक शोल्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वैल्यूइंग दोस ऑप्शंस व्हिच आर यूरोपियन इन नेचर. दैट मींस दे कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड प्रायर टू द मैच्योरिटी. ठीक है. सो अलाउड ओनली फॉर
यूरोपियन ऑप्शंस। और एक चीज अज्यूम करता है ब्लैक शोल्स कि स्टॉक प्राइस कोई जंप्स एग्जिबिट नहीं करेंगे। जंप्स का मतलब देयर वोंट बी एनी गैप अप एंड गैप डाउन, राइट। एक प्रोसेस फॉलो रहेगा, मतलब स्टॉक प्राइस विल नॉट एग्जिबिट जंप, हाउएवर अगर स्टॉक प्राइस जंप एग्जिबिट कर रहा है तो ब्लैक शोल्स फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अजम्पशन नंबर 6 इज स्टॉक प्राइस won't exhibit any jumps, ठीक है। तो ये assumptions आपको ध्यान में रहने चाहिए कि रिटर्न आर कंटिन्यूसली कंपाउंडेड, volatility is known and constant, interest rates are known and constant, there are no transaction cost, we have fully divisible shares, ठीक है। In fact, buying fractional shares is also allowed, and this is applicable only in case of European options. And lastly, stock price don't exhibit any jumps. इसका मतलब no gap ups and gap downs, no gap ups, gap downs. ये सारे के सारे assumptions है obviously। बहुत सारे assumptions आपको लग रहा होगा सर अनरियलिस्टिक है, yes मैं भी मानता हूँ अनरियलिस्टिक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वैल्यूइंग कॉल ऑप्शन एज पर ब्लैक-शोल्स मॉडल। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया सर प्लीज वैल्यू पुट ऑप्शन एज वेल, तो क्या करेंगे? तो आप पुट कॉल पैरिटी लगा दीजिए। ऑल्दो पुट ऑप्शन का भी फॉर्मूला है, लेकिन एक बार मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आपको अगर कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला याद है तो आप वैल्यू निकालिए कॉल ऑप्शन का, उसके बाद पुट कॉल पैरिटी को इन्वोक कीजिए एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इफ यू वांट टू फाइंड आउट प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन, यूज पुट कॉल पैरिटी। और पुट कॉल पैरिटी क्या कहता है? देयर आर टू पोर्टफोलियोज व्हिच शुड बी इक्वल, क्योंकि उनका पे ऑफ सेम है। तो जिस दो चीज का पे ऑफ अगर सेम है उसका आज प्राइस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पुट कॉल पैरिटी तो ये कहता है कि पुट ऑप्शन प्लस स्टॉक प्राइस, इनफैक्ट पुट ऑप्शन प्राइस प्लस स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू कॉल प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, इसको एक्स कर देते, ठीक है। तो पुट ऑप्शन का प्राइस प्लस स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू कॉल प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस। तो देखना, आपने ब्लैक शोल्स को यूज करके कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकाल लिया, यस। आपको स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ रहेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, यस। आपके पास स्टॉक प्राइस टुडे रहेगा, स्टॉक प्राइस टुडे, तो आपके पास कॉल प्राइस है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस है, स्टॉक प्राइस टुडे है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? कहने से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, बेसिक नॉर्मल अलजेब्रा इधर उधर भेज के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं डिलिबरेटली सीए फाइनल एएफएम की बुक से ले रहा हूँ, ठीक है। सो सीएफए लेवल 2 कैंडिडेट्स को आइटम सेट्स में भी ऐसे दिखेंगे, ठीक है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव सम होगा करके मैंने सीए फाइनल एएफएम की बुक से लिया हुआ है। लेट्स लुक एट दैट सम। ओके, तो दिस इज द सम। मैं कोशिश करता हूँ ये सम का पूरा डिटेल्स बोर्ड में लेने का। फर्स्ट लेट्स रीड इट। इलस्ट्रेशन नंबर 3, द शेयर्स ऑफ टीआईसी लिमिटेड आर करंटली प्राइस्ड एट 415। तो आज का स्टॉक प्राइस इज 415 एंड द कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजेबल इन 3 months, t is equal to 3, has an exercise rate of 400, strike price is 400।
ओके, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम. ओके, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट देके रखा है 5% पर एनम. नीडलेस टू से इट इज ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, क्योंकि अजम्पशन से कहता है इंटरेस्ट रेट्स आर ऑन कंटिन्यूस बेसिस. एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज वॉलिटिलिटी ऑफ द शेयर प्राइस इज 22%. ओके, based on the assumption that TIC Limited is not going to declare any dividend over the next 3 months, is the option worth buying for ₹25? अभी ऑप्शन का प्राइस मार्केट में 25 चल रहा है, तो हम लोग हमारा वैल्यूएशन मॉडल दैट इज बीएसएम को यूज करके शुड बी प्राइस निकालने वाले हैं कि ये ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या होना चाहिए था. अगर 25 से कम आता है वैल्यू, इसका मतलब बाजार में 25 चल रहा है एंड सपोज वैल्यू आ गया 22 या 20, इसका मतलब सर ओवर प्राइस्ड है, वी विल सेल इट. हाउएवर इफ यू फाउंड कि हमारे मॉडल के हिसाब से वैल्यू आ गया 28, होना चाहिए था 28 बट चल रहा है 25, तो सर सस्ते में चल रहा है, वी विल बाई इट. तो जैसा आप इक्विटी के केस में करते हो ना, P0 और IV0 को कंपेयर करते हो ना प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ, वही लॉजिक आपको लगाना है. मॉडल से निकालोगे आप IV0 क्या प्राइस होना चाहिए था, उसको कंपेयर करोगे मार्केट प्राइस के साथ, और अगर मार्केट प्राइस IV0 से ज्यादा है तो ओवर प्राइस्ड, IV0 से कम है तो अंडर प्राइस्ड. ठीक है, तो जो भी डिटेल्स है मैं बोर्ड पे ले लेता हूँ. स्टॉक प्राइस 415, स्ट्राइक प्राइस 400, इंटरेस्ट रेट 5%, वॉलिटिलिटी 22%. ठीक है, यहाँ पे है स्टॉक प्राइस टुडे. 415, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस को एक्स लिख रहा हूँ. 400, इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम, इंटरेस्ट रेट पर एनम कंटिन्यूस में लिख देता हूँ यहाँ पे. वॉलिटिलिटी 22%, इट्स पर एनम अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, वॉलिटिलिटी इज पर एनम. ओके, और करंट प्राइस कितना चल रहा है, करंट कॉल प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू 25. तो अपने को फर्स्ट ये फाइंड आउट करना है कि इज इट वर्थ बाइंग एट 25. सो प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन एज पर बीएसएम क्या होना चाहिए, एस, स्टॉक प्राइस टुडे कितना है 415 इंटू ND1 माइनस एक्स कितना है 400 इंटू E⁻ माइनस RT, आर कितना है 5%, 5% इंटू T इज 3 months. यहाँ पे T ओके मैंने लिखा नहीं, T 3 months है. हमेशा से जो भी पीरियड मंथ्स में है ना उसको ईयर्स में कन्वर्ट किया जाता है. 3 months का मतलब दैट इज 3/12.25 years, राइट. तो 5% इंटू 3/12, तो 5% कहने का मतलब है 5% साल का है, लेकिन अपने को तो 3 महीने का कॉल ऑप्शन करना है, प्राइस ऑफ अ 3 month कॉल ऑप्शन, तो उसको 3 महीने में कन्वर्ट कर दिया इंटू 3/12. ठीक है, ओके, इंटू N/D2. तो अपने को ND1 एंड ND2 चाहिए विच आर नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसके भी पहले मेरे को D1 चाहिए एंड D2 चाहिए. एक बार D1 D2 आ जाएगा तो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में जाके प्रोबेबिलिटी निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन D1 उसके लिए चाहिए अपने को. तो D1 का फॉर्मूला क्या था, चलो वंस अगेन, LN स्टॉक प्राइस टुडे बाय स्ट्राइक प्राइस प्लस R प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इंटू T डिवाइड बाय
सिग्मा रूट टी। ठीक है, तो एल स्टॉक प्राइस कितना है 415 डिवाइड बाय 400 प्लस, अभी जो इंटरेस्ट रेट और वॉलेटिलिटी है ना, सबको हैबिट रखो डेसिमल में लिखने का, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना दे के रखा हुआ है 5%, तो 0.05 प्लस वॉलेटिलिटी कितना है 22%, 0.22 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और टाइम आपका 3 मंथ्स है, लेकिन हमेशा लिखने का स्टाइल है इन ईयर्स, तो 3 मंथ्स इज नथिंग बट 0.25 years, the whole divide by sigma root t. What is sigma? 22%, that's 0.22 into root t, that is root over 0.25। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो मैं तो सीएफए का कैलसी यूज करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पस ये कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, मेरा पर्पस खाली बता देना है कैसे कैलकुलेट करना है, एंड बाकी तो आप लोग मेच्योर्ड हो। तो आई एम यूजिंग सीएफए का कैलसी, आई एम नॉट यूजिंग नॉर्मल कैलसी विच इज देयर इन सीए। तो 415 डिवाइड बाई 400 का एल फर्स्ट पार्ट इज 0.0368, ठीक है, 0.22 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 0.05 into 0.25। Second part is पूरा का पूरा, it is 0.0186, the whole divide by sigma root t, it is 0.11, 0.0368 plus 0.0186 divide by 0.11, 0.5036। दिस इज योर D1। अब सारे के सारे कैंडिडेट्स आप लोग ऐसे समझो कि Z का वैल्यू 0.5036 है। अगर मैंने आपको Z दे दिया तो कौन सा बड़ा बात है ND1 निकालना, तो यहीं पे देयरफॉर ND1 इज इक्वल टू, सीधा जाएंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में गए। अब यहाँ पे अपने को तो 2 डेसिमल तक का मतलब होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल उसी के हिसाब से बनाया हुआ है। तो 0.50 समथिंग आया था, राइट, तो 0.503, तो 0.50 बस खत्म, 0.500 को ही पकड़ना पड़ेगा, दैट इज 0.6915। राइट, आप ऐसा मत बोलना कि 0.50 यहाँ से ले लो सर एंड 0.03 यहाँ से ले लो। वो अगर आप ले रहे हो तो आप अज्यूम कर रहे हो कि आपका जेड का वैल्यू 0.53 है। हमारा जेड का वैल्यू इज नॉट 0.53, हमारा जेड का वैल्यू इज 0.50 समथिंग। ठीक है, तो 0.500 पे स्टिक कर दिया मैंने, दैट इज 0.6915। ये आपका जेड स्केल है, आपका 0.5036 यहाँ कहीं है, और यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी इट इज 69.15%, that's 0.6915। अगर आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो आपको ये प्रोबेबिलिटी, मतलब सीए फाइनल के टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं दिखेगा, क्योंकि उन लोग ने एग्जैक्ट 0.5036 का प्रोबेबिलिटी निकाला हुआ है, जो कि टेबल से तो आ ही नहीं सकता है, राइट, वो एक्सेल से आ सकता है। तो मैं एक बार एक्सेल भी दिखा दे रहा हूँ, पहले तो उनका प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूँ मैं आपको।
देखो D1 इज 0.503 समथिंग, मैंने 4 डेसिमल में स्टिक किया हुआ है। अब आप इनका प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी इज 0.6928, जबकि हमारा आया हुआ है 0.6915, राइट। तो ये 6928 आया कहां से? दे हैव टेकन दिस एग्जैक्ट 0.50327727 एंड दे हैव कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो कि इतना बड़ा जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में नहीं दिखता है, ठीक है, बट मैं एक बार एक्सेल में दिखा देता हूँ कि 0.50327727, 0.50327727। लेट मी गो टू द एक्सेल। एक्सेल में आप कमांड दे सकते हो जिससे कि आप कोई भी जेड का जितना भी बड़ा हो उसका आपको अगर एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है तो यू कैन डू इट। दैट इज इक्वल्स टू नॉर्म एस डिस्ट। हम लोग एक्सेल को बोल रहे हैं कि प्लीज जाइए स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में एंड हम आपको जेड देते हैं, आप प्रोबेबिलिटी दीजिए। अब क्या जेड था? अगर एक्चुअल फिगर्स में तो लिखना है तो 0.50327727। अब आप देखोगे तो 0.692614 एंड देन उन लोगों ने लिखा है 0.6928 उसको, ठीक है। आई थिंक CFA कैंडिडेट्स नॉट हैव टू बॉदर टू मच अबाउट दिस बिकॉज वो हमारा काम 0.6915 से बन गया है, ठीक है। अब लेट्स कैलकुलेट D2। D2 इज D1 माइनस सिग्मा रूट टी। व्हाट वाज D1? 0.5036। सिग्मा वॉलेटिलिटी कितना था? कैन आई से 22%? आई एम राइटिंग इट एज 0.22 इनटू रूट ओवर 0.25। चलिए, तो दिस कम्स एज 0.3936। अब देयरफॉर ND2, अब इमेजिन करो ये 0.3936 को क्या है? Z है। तो 0.3936, तो हमको तो 0.39 ही काम आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल पे तो सिर्फ 2 ही डेसिमल तक का होता है। तो जा रहा हूं मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल पे। 0.393, तो मेरे को सिर्फ 39 ही काम आ जाएगा, तो 0.30 यहाँ पे, और रो में 0.09। तो एज फार एज द CFA कैंडिडेट्स आर कंसर्न, we will take straight away 0.6517। टुवर्ड्स द एंड मैं बता दूंगा कि दे हैव यूज्ड सम इंटरपोलेशन टेक्निक जहां पे एग्जैक्टली 0.3937 का कैसे निकालते हैं टेबल में देख के, वो उन्होंने समझाया हुआ है एंड दैट इज रेलेवेंट ओनली फॉर CA फाइनल AFM स्टूडेंट्स, नॉट फॉर CFA लेवल 2। हम लोग तो सीधा सीधा स्टिक कर लेंगे 0.39 पकड़ लेंगे, जीरो उसका प्रोबेबिलिटी इज 0.6517, ठीक है। 0.6517। अब क्या हमारे पास ND1 है? यस। हमारे पास ND2 है? यस। नाउ लेट्स वैल्यू इट। तो आई थिंक आई हैव टू राइट इट अगेन। प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू 415 into ND1, which is 0.6915, minus what was the strike price 400 into e to the power। अब इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 into 3/12। तो दिस इज 0.9876 इंटू, फैक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ e to the power -5% इंटू 3/12 इंटू ND2 कितना आया हुआ है?
0.6517 और इसका वैल्यू इज 0.9876. चलो लेट्स डू इट. 415 into 0.6915. This comes to 286.9725 minus 400 into 0.9876 into 0.6517. 257.4476. So 29.5249. ये प्राइस होना चाहिए था, लेकिन बाजार में कितना चल रहा है एक्चुअल प्राइस? बोलो सस्ता चल रहा है कि महंगा चल रहा है? होना चाहिए था 29 पॉइंट समथिंग, चल रहा है 25. यार सस्ता चल रहा है तो चल बाई कर लेते हैं. देयरफॉर टेक लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि उन लोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ. टेक लॉन्ग पोजीशन. तो ये था आपका पूरा का पूरा वैल्यूएशन पार्ट. अगर आपको पुट ऑप्शन का प्राइस फाइंड आउट करना है तो आप इसी को लीजिए, पुट ऑप्शन का प्राइस. पुट प्राइस क्या होगा? तो पुट प्राइस प्लस स्टॉक प्राइस टुडे विच इज नथिंग बट 415 इज इक्वल टू कॉल प्राइस जो बीएसएम से निकला हुआ है. कितना निकला हुआ है? 29.5249 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स तो निकालेंगे, तो 400 इंटू 0.9876 कर दो, आ जाएगा. बाई एनी चांस किसको नहीं समझ रहा है तो 400 ऐसा करना है यार, डिवाइड बाई ई टू द पावर 5% इंटू 3/12. ठीक है. अब इसी को ई को अगर ऊपर लेके गया तो 400 इंटू ई टू द पावर -5% इंटू 3/12. पुट प्राइस इज इक्वल टू 29.5249 प्लस 395.04 और ये इधर आ गया -415. चलो 395.04 प्लस 29.5249 -415. This comes out to be 9.5649. ये आपका पुट प्राइस है एज पर पुट कॉल पैरिटी. ठीक है. तो आप इजीली विदाउट एनी फॉर्मूला फॉर पुट ऑप्शन आप पुट ऑप्शन का प्राइस निकाल सकते हो. एक बार कॉल ऑप्शन का प्राइस निकाल लीजिए, उसके बाद पीसीपी लगाइए, पुट ऑप्शन का प्राइस निकालिए. ठीक है. तो ये था डिस्कशन ऑफ वैल्यूइंग द कॉल ऑप्शन एज पर ब्लैक-शोल्स मॉडल. अजम्पशंस आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूला के कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए, एंड फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, एंड देन यू विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट द स्टफ. ठीक है. तो यहाँ पे सीएफए लेवल 2 रोक सकते हैं. अब इसके बाद जो एक इंटरपोलेशन टेक्निक है जो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, बिकॉज स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तो मैं एक बार वो चीज समझा देता हूँ. ठीक है. सो अगर सीएफए लेवल 2 वालों को सुनना है तो सुन सकते हैं, वरना यहाँ से वो वीडियो को स्टॉप करके जा भी सकते हैं. तो नाउ अभी क्या किया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये था ना हमारा 0.3936. उन्होंने तो डायरेक्टली एक्सेल या कुछ करके डायरेक्टली नॉर्म एस डिस्ट 0.3936 करके उन लोग ने फिगर्स ले लिया, लेकिन उन लोग ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट भी एग्जैक्ट तक पहुंच सकता है. ठीक है. तो 0.3936 का कैसे निकालेंगे? तो इन लोग कह रहे हैं इंटरपोलेशन टेक्निक निकालो. तो उसके लिए एक बार डायग्राम विजुअलाइज करो आप. ये आपका जेड टेबल है, इनफैक्ट जेड स्केल है. हम्म?
इन लोग कह रहे पहला आप 0.40 का प्रोबेबिलिटी निकाल लो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में जाके। 0.40 जेड का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसके बाद 0.39 वाले जेड का प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो कह रहे हमको ना ही तो 0.4 का प्रोबेबिलिटी चाहिए 0.4 वाले जेड का, ना ही तो हमको 0.39 वाले जेड का प्रोबेबिलिटी चाहिए। हमको तो 0.39 और 0.4 के बीच में जो कहीं है 0.39 समथिंग, ये वाला ना 0.3936 का प्रोबेबिलिटी चाहिए। What they are saying is first calculate probability as per the z value is equal to 0.40, then calculate the probability by taking z as 0.39 and then apply interpolation technique and find out the required probability for the exact z, that is 0.3936. अब तो सबसे पहले एक बार प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 0.40 क्या होगा, टेबल में जाते हैं। 0.40 z के सामने क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो आपको दिख रहा है 0.6554 और 0.39 का क्या प्रोबेबिलिटी है 0.6517। ठीक है, तो मैं दोनों का ही प्रोबेबिलिटी एक बार लिखता हूँ 0.6554। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 0.39, वो हमने लिखा है यहाँ पे 0.6517। अब इतना अवेयरनेस आपको होगा सीएफआईएल कैंडिडेट्स को कि जब मैं कहता हूँ 0.40 z का प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब यहां तक का प्रोबेबिलिटी, हाँ क्या 0.40 तक का प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द लेफ्ट, और जब मैं कहता हूँ 0.39 इसका मतलब 0.39 तक का प्रोबेबिलिटी। तो कहने से मैं 0.40 z का प्रोबेबिलिटी में से 0.39 वाले z का प्रोबेबिलिटी को माइनस करूं तो मेरे को कहने से बीच का प्रोबेबिलिटी मिलेगा 0.39 और 0.40 के बीच का ये वाला पार्ट। राइट, 0.40 तक का प्रोबेबिलिटी माइनस 0.39 वाले तक का प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो कहने से 0.39 से लेके 0.40 का प्रोबेबिलिटी मिलेगा। वो कितना होगा, लेट्स फाइंड आउट। प्रोबेबिलिटी ऑफ z बिटवीन 0.39 एंड 0.40 which is nothing but 0.40 का क्या प्रोबेबिलिटी था 0.6554 माइनस, और 39 वाले का क्या था 0.6517। 0.6554 minus 0.6517, so this is 0.0037, राइट। अब इंटरपोलेशन टेक्निक कैसे लगाते हैं, इंटरपोलेशन टेक्निक इन लोग कह रहे जब z 0.39 से 0.4 गया तो कितने का गैप हुआ 0.4 माइनस 0.39। जब z 0.39 से लेके 0.4 गया तो कितना गैप था 0.01 का। तो 0.01 z के गैप के लिए कितना प्रोबेबिलिटी है 0.0037। फिर से जब z 0.39 से 0.40 हो गया तो कितने का गैप है, ये गैप है 0.01। 0.01 z के गैप के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है 0.0037 बीच का। तो यहाँ पे लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि 0.01 z का गैप है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ये गैप, ये कितने का गैप है 0.39 और 0.40, ये गैप के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है 0.0037। फिर पूछ रहा है आपको कितना गैप का प्रोबेबिलिटी चाहिए, यार हमको तो 0.3936 माइनस 0.39 वाले गैप का चाहिए।
हम लोग को 0.4 से लेके 0.39 का नहीं चाहिए, हम लोग को 0.3936 माइनस 0.39 का z का गैप का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो निकाल लो। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 0.3936 माइनस 0.39 वाला z का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस कम्स आउट टू बी, डायरेक्टली मैंने किया 0.0013। ठीक है, अब सो फाइनल प्रोबेबिलिटी, अब एक सेकंड सुनना तो, 0.39 तक का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.39 तक का प्रोबेबिलिटी कहने से 0.6517, एंड 0.39 से लेके 0.3936 का प्रोबेबिलिटी कितना है, कहने से 0.0013। तो यार मेरे को बताओगे तुम 0.3936 वाले तक का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0.39 तक का प्रोबेबिलिटी प्लस वो जो 0.39 से लेके 0.3936 का गैप वाले का प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाला हुआ है। तो इन लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, देयरफॉर probability z is equal to 0.3936 is equal to probability z is equal to 0.39 plus probability z equal to 0.0036 जो कि इनका गैप है। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाला था कितना, 0.6517 प्लस ये वाला प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है 0.0013। तो ये है 0.6530, और आपके टेक्स्ट बुक्स में इन लोगों ने 0.6530 को ही यूज किया हुआ है, क्योंकि उन लोग ये बोल रहे हैं कैंडिडेट्स को, सीए फाइनल के कैंडिडेट्स को, कि आप इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करके एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, आपको अप्रोक्सीमेट पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव यूज्ड फॉर ND2 ND1। ठीक है, तो आपको भी यही एडवाइजेबल है सीए फाइनल कैंडिडेट्स को, और सीएफए लेवल 2 वाला अगर अभी तक सुन रहा है तो जस्ट फॉर एक नया चीज, नया स्टफ के लिए सुने तो बेटर है। हमारा कैलकुलेशन तो खत्म ही हो गया था, हम तो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में देख के उसका अप्रोक्सीमेट यूज करके कर लेंगे। ठीक है, सो दिस दे हैव एक्सप्लेन्ड फॉर सीए फाइनल करिकुलम। लेट मी शो यू। सेकंड, देखो यहाँ पे इनका प्रोबेबिलिटी इन लोगों ने यूज किया हुआ है फॉर ND2, इट इज 0.6529, और हमारा भी 0.6530 ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने समझा के रखा हुआ है, कैन बी फाउंड आउट इंटरपोलेशन टेक्निक। ये आपका इंटरपोलेशन टेक्निक है। ठीक है, इससे इन लोगों ने निकाला हुआ है, देखो ऐड करके 0.6529 और हमारा 0.6530 आया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द स्टफ। अब वापस से वीडियो चाहिए तो देख लीजिए, बोथ CFA लेवल 2 एज वेल एज CA फाइनल स्टूडेंट्स। सो मेरे को ऐसा लगा, अर्लियर आई थॉट कि CFA लेवल 2 के लिए बनाओ ब्लैक शोल्स, बट सिंस कॉमन पोर्शन लगा तो आई थॉट ऑफ एड्रेसिंग बोथ द कैंडिडेट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड तक वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द नए वीडियो में आऊंगा। थैंक यू एवरीवन।